हेलो हेलो हेलो। तो क्या हाल चाल। देखो आ चुका हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ, और वीडियो भी नहीं कह सकते, मैं एक नई सीरीज के साथ आ चुका हूं। आज हम करने वाले हैं, आज कुछ तो करने वाले हैं सर, कुछ ना कुछ तो होगा आज। देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 को शुरू। ठीक है, क्लास 10 मैथ्स को मैंने जस्ट अभी खत्म किया, आज या कल ही खत्म किया है मैंने क्लास 10 मैथ्स को। अब शुरू कर रहे हैं क्लास 10 की साइंस को। तो देखो यार, सबसे पहले साइंस शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे को ये बोलूंगा, देखो क्लास 10th की साइंस और मैथ्स में अगर बोलूं बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इस वीडियोस में तुम्हारे को सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स जो है समझाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे को कोई खिचड़ी नहीं पकाऊंगा कि भाई ये भी कर लो वो भी कर लो। जो मेन है, जो बेसिक्स है, वो मैं तुम्हारे को एकदम क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का साइंस का। ठीक है ना। 1 मिनट हम सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, हाँ पेन का, ये तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो भी है उसमें क्या है कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इस चीज को हम अगर ध्यान से देखें तो क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बस इन दो वर्ड्स पे हम क्या लगाएंगे, जोर लगाएंगे कि हाँ, इन दो चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शंस के बारे में सोचते हैं। अब देखो, रिएक्शन ना साइंस में मेनली दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, बस दो टाइप्स के, एक केमिकल एक फिजिकल। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि मान लो कोई हमारे पास एक फिजिकल स्टेट में कोई एक सब्सटेंस है। ठीक है, उसके साथ हमने कोई रिएक्शन कर दिया। ठीक है, अगर हमने कोई रिएक्शन कर दिया और जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो जो है ओरिजिनल सब्सटेंस से प्रॉपर ही अलग हो गया, तो उसे बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हारे को एक क्या दूं, अगर मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल दूं, तो यहां पर मैंने एक पिक्चर लगाई है किसकी, आग की। ठीक है, तो मेनली अगर यहां पर देखे तो आग क्या थी, पहले लकड़ी। ठीक है, लक नहीं लड़की, ओ क्या लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, क्या थी, लकड़ी। ठीक है, अब लकड़ी में हीट की गई। ठीक है, वो चिंगारी से की गई, कैसी भी की गई। ठीक है, हीट करेगी तो आगे क्या हमारे पास आता है, हमारे पास आ जाता है फायर प्लस, फायर प्लस क्या आता है हमारे पास, एशिस। फायर प्लस एशिस, एशिस यानी कि राख। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम एक चीज ध्यान दो, ठीक है, छोटी सी चीज ध्यान दो, तो लकड़ी पहले क्या थी, लकड़ी वुड। ठीक है, अब वुड में जब हमने हीट किया, यानी कि वुड को गर्म किया, वुड में चिंगारी लगाई, वुड ने क्या पकड़ी, आग। अब वुड वुड नहीं रही, उसमें आग लग चुकी है। ठीक है, अब जब आग अपना काम पूरा खत्म करेगी तो एंड में हमारे पास क्या बचते हैं, कोल, कोल भी बचता है हमारे पास, कोयला भी बचता है, कोल और एसिड। ठीक है, यानी कि कोयला और राख। अब अगर तुम ध्यान दो तो कोयला और राख, क्या हम इन दोनों चीजों को कैसे भी करके वापस लकड़ी बना सकते हैं, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन द सेंस, पहले लकड़ी थी, लेकिन जब बाद में प्रोडक्ट हमारे पास आया, वो क्या आ गया, फायर, ऐश और कोल। ठीक है, लकड़ी से तो भाई प्रॉपर ही अलग है, लकड़ी से तो भाई बिल्कुल ही अलग चीज हो चुकी है ये। ठीक है, तो ये है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट जब हम देखें, हमारे पास होता है फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, अब फिजिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का उल्टा। कैसे, अब देखो, जो भी फिजिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें कोई भी चीज अगर अपना अपना किसी के साथ रिएक्शन कर रही है, तो उसका जो है स्टेट चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, लेकिन वो सब्सटेंस चेंज नहीं हो सकता, उसे बोला जाएगा फिजिकल चेंज। अब अगर तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे को किसका एग्जांपल देता हूं, आइस का, यानी कि किसका, बर्फ का। अगर तुम बर्फ को ध्यान से देखो तो बर्फ है क्या चीज, बर्फ वैसे तो पानी ही है ना बर्फ। तो बर्फ हमारे पास क्या है, वाटर। ठीक है, वाटर, वाटर प्लस हम वाटर को जब क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। ठीक है, वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे, हमारे पास क्या आता है, आइस। ठीक है, सेम जब आइस को हम हीट करेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर। तो यहां से एक चीज हमारे पास क्या पता चली, देखो, यहां से हमारे पास एक चीज ये पता चली कि वाटर जो है वो फिजिकल रिएक्शन में काउंट होगा इधर, और सेम इधर। क्यों, क्यों, देखो, अगर वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो आइस बन रहा है, आइस भले ही बन रहा है पर है तो ठंडा पानी ही वो। ठीक है ना, एक टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट में चले गया। अब देखो, केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता था कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो जो है जिस स्टेट में आ चुका है प्रोडक्ट, उस स्टेट से वो वापिस अपने रिएक्टेंट स्टेट में नहीं जा सकता। यानी कि अगर लकड़ी है, लकड़ी
राख बन चुकी है तो राख जो है लकड़ी वापस नहीं बन सकती। लेकिन फिजिकल स्टेट में क्या है, फिजिकल रिएक्शन में क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट बन सकता है, इजीली बन सकता है। अब देखो वाटर प्लस फ्रीज, यानी वाटर जो हम फ्रीज किया हमारे पास आइस बन चुका। अब आइस तो हमारे पास बन चुका है, लेकिन अब अगर हम आइस प्लस हीट कर दें, क्या करें, आइस प्लस हीट कर दें तो हमारे पास वाटर बन गया। यानी कि फिजिकल रिएक्शन का हमारे पास इससे बढ़िया कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक बार ये वापस से रिकॉल करता हूं। देखो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनको करने के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस होता है वो अपना पूरा फॉर्म बदल देता है। ठीक है, साथ में जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो वापस रिएक्टेंट में नहीं बन सकता। ये वाली साइड हमारी रिएक्टेंट्स की होती है, ठीक है, रिएक्टेंट्स की होती है, और ये वाली साइड हमारी किसकी होती है, प्रोडक्ट्स की। ठीक है, और और फिजिकल रिएक्शन हमने क्या समझा कि फिजिकल रिएक्शन वो रिएक्शन हुए कि वो अपनी स्टेट बदल सकते हैं, ठीक है, वो अपना शेप बदल सकते हैं, लेकिन सब्सटेंस अपने आप को नहीं बदल सकता। यानी कि पानी आइस बन गया, ठीक है, पानी आइस बन गया, क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गई, लेकिन क्या सब्सटेंस चेंज हुआ, नहीं, है तो वो पानी ही, ठीक है। और वापस आइस जो है, अगर आइस को हम हीट कर देते हैं तो वापस क्या बन जाता है, वाटर। ये छोटी सी चीज है फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, मैं अभी कोशिश तुम्हारे को यही करूंगा कि तुम्हारे जो बेसिक्स है उनको पढ़ाया जाए, ना कि तुम्हारे को रटाया जाए कि ये चीज पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, अब देखो केमिकल इक्वेशन शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे को एक चीज बोलूंगा कि जब भी तुम केमिकल इक्वेशन शुरू करो, आई थिंक सो कि हमारे अब जो हमारा नया सिलेबस आया है क्लास 10th का, उसमें पीरियोडिक टेबल डिलीट हो चुका है। लेकिन मैं तुम्हारे को मैंडेटरी कहूंगा कि तुम्हारे को 1 से लेकर के 20 तक के, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक के एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल पे देखना मैंडेटरी होना चाहिए, और इसको जरूर देख लो। क्यों? क्योंकि अगर तुम हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को याद कर लेते हो तो ये एलिमेंट्स तुम्हारे क्लास +2 तक काम आएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले ये बोलूंगा कि इस पीरियोडिक टेबल को तुम क्या कर लो, इस पीरियोडिक टेबल को तुम याद कर लो, या इस पीरियोडिक टेबल को तुम ध्यान से देख लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं, क्या कर रहे थे हम, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, सबसे पहले समझते इक्वेशंस क्या होती है। अब देखो अभी जस्ट मैंने मैथ्स का तुम्हारे को क्या खत्म कराया, मैथ्स का सीरीज खत्म कराई, क्लास 10th मैथ्स ही खत्म कराई ना अभी मैंने तुम्हारे को। ठीक है, तो जब मैंने तुम्हारे को क्लास 10th मैथ्स खत्म कराई तो मैथ्स में क्या होती है, इक्वेशंस। अब इक्वेशंस क्या हुई कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसी फॉर्म होगी कि a+b+c-d=c+d, कुछ ऐसे करके होगी ना हमारे पास कोई फॉर्म, बस इक्वेशंस वही है। अब केमिकल इक्वेशंस क्या है, अब केमिकल इक्वेशंस में हमारे पास क्या होता है ना, अब देखो अगर तुम अगर तुम अपनी सराउंडिंग में देखोगे ना, तो सराउंडिंग में हर एक चीज किससे बनी हुई है, एटम से। किससे, एटम से। अब वो जरूरी नहीं है कि वो एटम सिर्फ एक एलिमेंट का हो, ठीक है, वो एटम बहुत सारे एलिमेंट्स के हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को जानने के लिए क्या बनाए गए, केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, मेनली मान लो मेरे हाथ में एक सब्सटेंस है, ठीक है, मेरे हाथ में एक सब्सटेंस है, क्या है, कुछ भी है, मान लो कुछ भी। ठीक है, अब उस सब्सटेंस के बारे में मेरे को नहीं पता है कि उस सब्सटेंस में क्या कुछ है, ठीक है, लेकिन मेरे को यह बताया गया भी उस सब्सटेंस में एक तो कार्बन है, ठीक है, एक तो कार्बन है, ठीक है, दूसरा उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन है, ठीक है, तीसरा उस सब्सटेंस में क्या है, उस सब्सटेंस में हमारे पास जिंक है। ठीक है, अब मेरे को ये चीज बता दी, अब इस चीज को कैसे लिखूंगी मैं, कार्बन हाइड्रोजन जिंक है जी, अब देखो जी क्या सिस्टम है। उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास बनाए गए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन से हमारे पास फायदा क्या होता है, अब देखो जब हमारे पास केमिकल इक्वेशंस होती है तो हमारे पास फायदा ये होता है कि मान लो कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस बना तो है, लेकिन वो सब्सटेंस किन किन सब्सटेंस के आपसी रिएक्शंस को करके बना हुआ है, वो चीज जानने के लिए हमारे पास दिया गया होता है केमिकल इक्वेशंस। अब देखो केमिकल इक्वेशन समझने के लिए पीरियोडिक टेबल तो देखो तुम्हारे को याद होना चाहिए। अब मान लो हमारे को पीरियोडिक टेबल में कुछ दिया गया है, मान लो बेरिलियम, ठीक है, तो हमारे को बोला गया है कि ऐसा सब्सटेंस है जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और स्कैनेडियम है।
ठीक है, यानी कि हम कैसे लिखेंगे कि उस सब्सटेंस में हमारे पास बेरिलियम है प्लस मैग्नीशियम है प्लस स्कैनेडियम है। इक्वेशन बन गई ना। अब जब उस सब्सटेंस में ये चीज है तो वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, बस सिंपल। अब यहां पर अगर तुम एक छोटा सा एग्जांपल देखो, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल किस चीज का देखो तुम, यहां पर अगर तुम देखो, यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। किसके साथ में, किसके साथ में, ये क्या चीज है, इसको अगर तुम ध्यान से देखो, ये तो ये मीथेन है। सॉरी, बीच में माइक मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, ये मीथेन है। ठीक है, अब यहां पर जब हम मीथेन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और वाटर आ जा रहा है। तो हमारे को ये चीज पता कैसे चलनी थी, हमने तो नॉर्मली मीथेन लिया जी और ऑक्सीजन लिया जी, हमारे पास यार एक तरफ तो नीचे लिक्विड लिक्विड पानी आ गया और भाई ये ना थोड़ा अजीब सा बास स्मेल सी, एक कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, स्मेल अजीब तो नहीं होती, मतलब बोलने का तरीका है तुम्हारे भाई का। ठीक है, तो उसी चीज के लिए केमिकल इक्वेशन है। यानी कि यहां पर जैसे ही हमारे को लिखा गया है कि किसी इक्वेशन में हमारे को दिया गया है कि हमारे पास एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ये हमारे पास एक क्या बन गया है, एक पहले से ही सब्सटेंस बना हुआ है। क्या सब्सटेंस है ये, मीथेन। ठीक है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस यही है बस। ये जो ये फॉर्म, इस फॉर्म में लिखते हैं ना, क्लास 9th में शायद तुमने पढ़ा होगा इस फॉर्म के बारे में, यही है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट इन द सेंस नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, अरे भाई भाई क्या क्या सवाल पूछते हैं भाई ये लोग। अब देखो केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका यही तो है जो मैंने बताया। ठीक है, यानी कि कैसा, यानी कि अगर तुम ध्यान दो तो केमिकल इक्वेशंस को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि मान लो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है H प्लस सी एल, H प्लस सी एल। ठीक है, अभी कुछ मैं अभी जस्ट तुम्हारे को समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं, तो ध्यान से तुम इसको समझो। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मान लो हमारे पास दिया गया एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एटम है, इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं हमारे पास क्या आ जा रहा है, HCl। बस सिंपल। हाउ टू राइट क्या है, सिंपल। ठीक है, अब यहां पर बहुत बारी हमारे साथ एक और चीज होती है, क्या, अब देखो यहां पर अगर तुम इस वाले उसमें देखो तो यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है कि CH4, मैंने वही लिखा, प्लस 2O2, ठीक है, इक्वल्स टू CO2 प्लस 2H2O। अब देखो यहां पर अगर तुम एक चीज नोटिस करो, नोटिसेबल चीज हो, तो देखो यहां पर मैंने जब तुम्हारे को समझाया, मैंने ना यहाँ 2 लगाया ना यहाँ 2 लगाया, तो भाई ऐसा क्यों, देखो ये ना केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये जो ये है ये केवल और केवल केमिकल इक्वेशन है। लेकिन हमारे पास एक और चीज आती है केमिकल इक्वेशन के दौरान कि देखो यार, अगर हमारे पास क्या है, मिथाइल है, मिथेन है, प्लस 2 एटम है किसके, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन वैसे 2 एटम्स में घुमा घुमा हुआ होता है। ठीक है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, वो जो है किस चीज को बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, देखो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं प्लस एक 2H2O बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर क्या था कि CH4 प्लस 2O2, CH4 प्लस 2O2 विल गिव राइज टू CO2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O। यानी कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन इस प्रकार से भी आएगी और केमिकल इक्वेशन इस प्रकार से भी आएगी। ठीक है, अब ये जो ये वाला प्रकार है ये तुम्हारे को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। अब देखो बैलेंसिंग में हमने हमेशा क्या ध्यान रखना होता है, देखो अगर तुम्हारे को थोड़ी चाहत है ना साइंस पढ़ने की, समझने की, तो मैं समझा ही रहा हूं इधर, मैं कोई एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करा रहा, पर फिर भी देखो बैलेंसिंग अगर समझना है तो उससे पहले हम एक लॉ समझते हैं। वो लॉ देखो, वो न्यूटन ने भी दिया, थर्मोडायनेमिक्स में भी वो लॉ है क्या, कि देखो यार जितनी एनर्जी होती है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि जितनी भी एनर्जी हुई वो ना कोई बंदा एनर्जी बना सकता है ना कोई बंदा एनर्जी बिल्कुल खत्म कर सकता है। एनर्जी बस एक ऐसी चीज है जो क्या हो, जो
एक मीडियम से दूसरे मीडियम चल जाए। सेम एक और चीज है, क्या सेम एक और चीज ये है कि वो इसमें समझाता हूं। हमारे पास एक और चीज होती है कि जो हमारे पास कोई भी चीज नेट उसमें है, मान लो हमारे पास कोई चीज दी गई है कि हमारे पास दिया गया है Fe हुआ हमारे पास आयरन प्लस O2 हुआ हमारे पास ऑक्सीजन, विल गिव राइज टू Fe3O4। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? इस इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है कि देखो यार, अगर हम आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो जितने आयरन है उतना ही तो आगे वो होना चाहिए, जितना आयरन है, ठीक है, जितना आयरन है उतने ही आगे आयरन के एटम बनने चाहिए। ठीक है, जितना ऑक्सीजन है उतने ही आगे ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा या कम तो होने नहीं चाहिए। अगर कम है भी तो वो भी हमारे को दिखाना पड़ता है कि जो कम हुए वो कहाँ को गए। ठीक है, तो वो भी हमारे को दिखाना पड़ता है। अब वो मेनली जो हम इसको बैलेंस करते हैं वो कुछ इसीलिए करते हैं ताकि हम ये बता पाए कि इधर जो एटम था उसमें ना कोई और एटम ऐड हुआ ना कोई और एटम कहीं भाग गया। ठीक है, सेम जो ये एटम था इसमें ना कोई और ऐड हुआ ना कोई और भाग गया, तो हमारे को ये बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस कैसे होता है? देखो, बैलेंस करने का एक छोटा सा तरीका मैं तुम्हारे को बताता हूं। तुम्हारे को बैलेंस करने के लिए हमेशा कुछ इक्वेशंस दी गई होगी। मान लो हमारे पास यही इक्वेशन है, प्लस O2 इक्वल्स टू Fe3O4। Fe3O4। अब देखो ये जो एरो है, इस एरो के नीचे एक लाइन बना दो एज अ रफ। ठीक है, अब जब लाइन बना दो तो इधर देखो कि इधर हमारे पास Fe कितना है। इधर Fe हमारे पास सिर्फ एक है, बढ़िया। इधर देखो, इधर Fe कितने हैं? 3। इधर हमारे पास Fe कितने हैं? 3। इधर हमारे पास O कितने? 2। O कितने? 2। इधर हमारे पास O कितने? O कितने हैं हमारे पास? यहाँ पर O है हमारे पास 4। अब हमने क्या करना है? हमने करना ये है कि जो कम वाली साइड है, उधर कुछ ऐसा करना है, कि जो ज्यादा वाली साइड है उसके बराबर आ जाए कम वाली साइड। ठीक है, चलो भाई करते हैं यार, टेंशन क्यों लेते हो? अब देखो, इधर हम क्या करेंगे, नॉर्मल मैं तुम्हारे को बताता हूं कि Fe। अब देखो, अगर मैं यहां पर Fe के पीछे कोई नंबर लिखता हूं तो वो इधर लिखे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैं यहां पर लिखा है O2 के आगे मैं 3 लिख देता हूं तो जो 3 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 2 6। तो हमारे पास मेनली क्या चीज आ जाएगी? O6। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, पर लिखना हमारे को इसी प्रकार पे पड़ेगा। ऐसे नहीं लिख सकते कि O6 ना जी, अभी ऐसे नहीं लिख सकते। जब हम बैलेंस कर रहे हो हमारे को नंबर कहां लगाने पड़ते हैं? नंबर लगाने पड़ते हैं इधर। ठीक है, जो हमारे पास एटम है, एलिमेंट है, उसके किस साइड? उसके लेफ्ट साइड हमारे को नंबर लिखने पड़ते हैं जो कि इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर के बैलेंसिंग कर दे। ठीक है, बैलेंसिंग कर दे, यानी कि बैलेंसिंग क्या है? जितने एटम इधर है उतने एटम ही इधर होने चाहिए, वही है ना बैलेंसिंग। तो भाई इसको जब मैं बैलेंस करता हूं तो मेरे पास क्या है? देखो, यहां पर मेरे पास Fe3 है, यानी कि Fe, यहां पर 3Fe लिख देता हूं। ठीक है, प्लस यहां पर मेरे पास O कितना है? 4, प्लस यहां पर O2 है हमारे पास, यानी कि O2 में क्या मल्टीप्लाई करूं 4 हो जाए 2, यानी कि 3Fe प्लस 2O2 विल गिव राइज टू Fe3O4। सिंपल। ठीक है, Fe3O4। एक और करते हैं। ठीक है, एक और करते हैं। अब एक और में क्या क्या लिया जाए? एक और में हम लेते हैं Fe2O3। ठीक है, ध्यान से सुनो, Fe2O3। देखो इसको देखेंगे, Fe2O3 प्लस C विल गिव राइज टू Fe प्लस CO2। अब यहां पर क्या चीज करनी है? यहां पर देखने किसके कितने एटम्स है। अब देखो, कोई भी चीज जो है वो प्लस माइनस से ही क्या होती है? चेंज होती है। ये तुम्हारा मैथ्स का लॉ है। ठीक है, ये मैथ्स है, केमिस्ट्री में मैथ्स घुस रही है, केमिस्ट्री है पूरा है। ठीक है, केमिस्ट्री में मैथ्स घुस रही है। अब अगर हम यहां पर जैसे दिया ना Fe2O3, अगर मैं Fe के पीछे इधर लगाऊं F3 के पीछे 3 ना, तो वो 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि O3 जो है प्लस माइनस के साथ
माइनस तो वैसे भी नहीं लगता, प्लस की वजह से क्या हुआ, सेपरेट नहीं हुआ है, वो Fe2O3 साथ में है। ठीक है, तो ठीक है भाई। यहां पर देखो, यहां पर F कितने हैं हमारे पास, यहां पर F हमारे मतलब Fe कितने हैं, आयरन कितना है हमारे पास, 2 है। O3 कितना है हमारे पास, यानी ऑक्सीजन कितना है O3 बोल रहा हूं, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। यहां पर कार्बन कितना है, 1 है। बहुत बढ़िया। यहां पर Fe कितना है, यहां पर Fe हमारे पास 1 है, आयरन 1 है, कार्बन भी हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास यहां पर 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास यहां पर कितने हैं, 2 है। अब यहां पर अगर हम देखें तो किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाए, बाबा जी। अब देखो, जब भी हम सॉल्व करते हैं हमने क्या करना है, जितने एटम इधर है उतने इधर बनाने। पहले सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम क्या लिख देते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है, जो हमारे पास इक्वेशन है उसी को हम वापस लिख देते हैं। यानी कि हम लिख देते हैं Fe2O3 plus C will give rise to Fe plus CO2। ठीक है, यही हमारे को दिया गया है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो O2 है भाई, और यहां पर 3 है, 3 है, तो सबसे पहला कंफ्यूजन मेरे दिमाग में ये आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यार, Fe को तो मैं यहां पर क्या कर दूं, यहां पर मैं Fe1 है, 2 है, यहां पर मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूं, Fe तो हमारे पास 2 आ जाएगा। लेकिन जब यहां पर CO2 है, CO2 है, ठीक है, CO2 है, तो यहां पर अगर मैं कुछ भी करूं, कुछ भी लिख दूं, अगर मैं इधर 2 लिखता हूं तो 2 2 जा 4 आ गया, 1 लिखता हूं तो 1 2 जा 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन 3 आ ही नहीं रहा। अब क्या करें, कुछ नहीं भाई यार, हमारे पास पूरा दिया गया ना, नहीं आ रहा तो इसके साथ हम पहले कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके साथ अगर पहले मैं 2 को लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, 2 को लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या बन गया, इसके साथ अगर मैं 2 को लिख देता हूं तो मेरे पास बन गया Fe कितना, 2 2 जा 4, 4 मेरे पास Fe आ गया, और 2 3 जा 6, 6 मेरे पास O आ गया इधर। बहुत बढ़िया। कार्बन मेरे पास अभी एक ही है। ठीक है, तो यहां पर मैंने Fe कितना बनाना है, इधर Fe मेरे को बनाना पड़ेगा 4, यहां पर लिख देता हूं 4। बहुत बढ़िया। ठीक है, O कितना है हमारे पास, 6, O कितना है 6, यानी कि O कितना आ गया हमारे पास 6, यानी कि हमारे पास कितना होता है 2 3 जा 6, यानी यहां पर 3 लिख देते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, Fe तो हमारे पास यहां पर 4 आ गया, मैच हो गया, मैच हो गया। O हमारे पास यहां पर क्या आ गया, O हमारे पास यहां पर 6 आ गया, 3 2 जा 6। लेकिन यहां पर हमारे पास C3 आ रहा है, C जो है 3 आ रहा है, और यहां पर C1 आ रहा है। अब क्या करें, कुछ नहीं भाई, इस वाले C के पास 3 लिख दो, होगी इक्वेशन बैलेंस। ध्यान से देखो, जो एरो है, एरो के इस तरफ सेम एटम है और इस तरफ भी सेम एटम्स है, सेम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स है, सिंपल। इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। बैलेंसिंग में ध्यान क्या रखना है, बैलेंसिंग में हमारे को मेन जो ध्यान रखना है वो रखना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम्स है और राइट हैंड साइड कितने एटम्स है, और किस प्रकार से उन एटम्स को हम सेम कर दें। अब अगर हमारे पास कोई एटम राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये देखो ऑड आ गया ना, O3 ऑड आ गया, तो उसके साथ हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, 2O3, बस। अब ये इवन हो गया हमारे पास, हो गया ना, 2 3 जा 6, अब ये इवन हो गया, तो बस हो गया सिस्टम। अब आगे हम कर सकते थे, अगर यहां पर CO3 होता तब हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं थी O के लिए। ठीक है, CO3 ठीक है, यानी कि हमारे पास यहां पर O की जो वैल्यू है यहां पर भी 3 आ जानी थी, यहां पर भी 3 आ जानी थी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट ऊपर। अगर अभी तक कुछ समझ आ रहा है तो भाई कमेंट कर दो यार, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब देखो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो भाई सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, जो सही में खतरनाक वाला रिएक्ट कर देते हैं। कैसे, देखो हमारे पास दो प्रकार के अभी रिएक्शन क्या है, एक है एंडोथर्मिक और एक है एक्सोथर्मिक। क्या है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक हमारे पास क्या होता है, कोई भी रिएक्शन, क्या, कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उस रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उस रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक। और कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर फेंकी जा रही है, यानी कोई भी रिएक्शन अगर किसी में हम रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन होते हुए वो गर्म हो गया, यानी कि हीट बाहर आ रही है,
अगर हीट बाहर आ रही है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सबसे बड़ा जो मैं तुम्हारे को एग्जांपल दूं वो पता है क्या है, वो एग्जांपल है आग और बर्फ का। वापिस कैसे, अगर तुम ध्यान दो तो बर्फ कैसे बनती है, बर्फ कैसे बनती है, वाटर को हमने फ्रीजर में डालना है, किस चीज के लिए, फ्रीज करने के लिए। हमारे पास क्या आ गई, आइस। यानी कि वाटर ने हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और आग अगर तुम देखते हो तो लकड़ी, ठीक है, लकड़ी प्लस हीट, हमारे पास क्या आ गया, फायर। अब जब फायर है भाई, आग के पास तुम बैठोगे तो क्या आएगा, ताप आएगा, ताप, यानी कि गर्मी लगेगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये अभी एक छोटा सा एग्जांपल था। अब इसको हम किस रूप में देखेंगे, इसको हम देखेंगे इक्वेशंस के रूप में, इसको हम देखते हैं इक्वेशंस की रूप में। अब अगर तुम ध्यान से देखो इक्वेशन किस प्रकार से बन सकती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। अब रिएक्शन अगर तुम ध्यान दो तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं यार, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को। देखो CaCO3 इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस पे जब हम हीट का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, हीट, हीट का प्रयोग, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। हीट का प्रयोग करते हैं। अब हीट देखो, कभी भी तुम अगर एक चीज देखो तो हीट का जो नाम है ना, हीट, वो गर्मी नहीं है, वो गर्मी नहीं है, वो टेम्परेचर है, ठीक है। अगर साइंस में अगर तुम्हारे पास हीट आ रहा है ना, हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। हीट को हमेशा टेम्परेचर की तौर पर देखो, ना कि ये देखो साइंस में कि हीट जो है गर्मी है, कभी नहीं, ठीक है। अब CaCO3 को हम एक हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। वो जब हीट लेती है हमारे पास से, वो कट कटा के एक नया कंपाउंड बना देती है, क्या, CaO प्लस CO2, ठीक है। सेम अगर एक और चीज हम करें कि CaO, जो ये कंपाउंड हमारे पास बना, इसको हम अगर पानी में डाल देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है CaOH2, ठीक है, ये आएगा और साथ में गर्मी आएगी, ठीक है। गर्मी इन द सेंस हीट बाहर को निकलेगी, एनर्जी बाहर को निकलेगी, ठीक है। एंडोथर्मिक कौन सा रिएक्शन हुआ, जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सोथर्मिक जो हीट बाहर फेंकते हैं, बस छोटी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जो दो कंपाउंड्स को बना करके होते हैं। यानी कि मान लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर मैं तुम्हारे को समझाऊं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ इस प्रकार से समझा सकता हूं कि मेरे पास सॉल्ट है NaCl प्लस H2O। अगर मैं इसमें डालूं, वैसे तो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो जब हम नमक में, मतलब नमक को पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, हमारे पास क्या चीज बन जाती है, हमारे पास बन जाती है खारा वाटर, ठीक है। क्या बन जाता है, सॉल्टी वाटर। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिनमें दो कंपाउंड्स को, दो कंपोनेंट्स को आपस में प्लस किया जाता है, आपस में मर्ज किया जाता है, ताकि वो कोई एक कंपोनेंट बना पाए, ठीक है, कोई एक कंपोनेंट बना पाए, कोई एक सब्सटेंस बना पाए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसे कहा जाता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास मान लो एक सब्सटेंस है, एक एलिमेंट है A और दूसरा एलिमेंट है B, ठीक है। इन दोनों को जब हम आपस में प्लस कर देते हैं, यानी आपस में इन दोनों को रिएक्ट करते हैं, तो कोई दो अलग अलग प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आ रहे, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, AB, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट आ रहा है AB। तो यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इन दो कंपोनेंट्स को, इन दो कंपाउंड्स को जब हमने, कंपाउंड सॉरी, इन दोनों एलिमेंट्स को जब हमने आपस में प्लस किया, आपस में क्या कराया, आपस में रिएक्ट करवाया, तो इन्होंने एक सब्सटेंस बनाया। यानी कि ये आपस में कंबाइन हुए तभी एक सब्सटेंस बना पाया, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। यानी कि
सेम अगर मैं तुम्हारे को बोलूं कि NaCl है, ठीक है, NaCl है, उसको अगर हम अलग करके देखें तो हमारे पास क्या आता है Na+Cl, यानी कि हमारे पास पहले नमक था, पहले हमारे पास नमक था, नमक को जब हमने थ्रू एनी प्रोसेस हमने एक इस नमक को अलग किया तो हमारे पास क्या आता है Na+Cl, ठीक है, Na+Cl, यानी कि पहले तो हमारे पास वन सब्सटेंस था, लेकिन जब ये रिएक्ट हुए हमारे पास दो सब्सटेंस आ गए, हमारे पास दो सब्सटेंस आ गए, यानी कि हम इधर से क्या बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एक सब्सटेंस होने पर, क्या एक सब्सटेंस होने पर जब हम उस एक सब्सटेंस को किसी के साथ या ऐसे ही रिएक्ट कर देते हैं, एक सब्सटेंस को जस्ट रिएक्शन के लिए छोड़ देते हैं, वो सब्सटेंस जब दो अलग अलग सब्सटेंस बना दे तो उसको बोला जाएगा डिकम्पोजिशन। यानी कि डिकम्पोजिशन वैसे होता क्या है, किसी भी चीज का टूटना, किसी भी चीज का टूटना, यानी कि NaCl है, इसका जब हम तोड़ेंगे तो हमारे पास Na+Cl आ गया, क्या आ गया Na+Cl आ गया, बस वही चीज है, कॉम्बिनेशन हमारा था दो सब्सटेंस को मिला करके एक सब्सटेंस बनाना, डिकम्पोजिशन हमारा वो हुआ जहां पर एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस बन जा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, 1 मिनट, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे भाई साहब, हाँ, अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, यही इक्वेशन रख लेते हैं कि हमारे पास क्लोरीन है प्लस हमारे पास 2NaBr है, बहुत बढ़िया, वो हमारे पास क्या बना के दे रहा है 2NaCl प्लस Br2। अब यहां पर अगर तुम ध्यान दो तो डिस्प्लेसमेंट कहां हुई, हुई कहीं डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले ये समझो भाई डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि मान लो एक बच्चा है चिंटू, ठीक है, और एक बचा है मिंटू, चिंटू मिंटू, ठीक है। अब चिंटू भाई जो है, चिंटू भाई है हेड बॉय, ठीक है, और जो मिंटू भाई है वो है क्लास के मॉनिटर, मॉनिटर। अब ऐसा सिस्टम होता है कि जो चिंटू भाई है उन्होंने शरारतें शुरू कर दी और मिंटू भाई अभी भी क्या है, डिसिप्लिन वाले हैं। अब देखो हेड बॉय को जो यानी कि चिंटू भाई है उसको एकदम से हम डिमोट नहीं कर सकते, यानी कि उसको एकदम से हम साधारण स्टूडेंट में नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल भाई जी ने ऐसा किया, प्रिंसिपल भाई जी ने ऐसा किया कि इनकी जो पद्धतियां हैं उनको चेंज कर दिया। अब ऐसा है कि जो हमारा चिंटू भाई है वो बन चुका है मॉनिटर और जो हमारा मिंटू भाई है वो बन चुका है हेड बॉय। अब इसको ध्यान से देखो तो चिंटू और मिंटू लड़के तो वही है, लेकिन उनका क्या बदल गया, उनकी पोजीशंस बदल गई, ठीक है, पोजीशंस बदल गई, यानी कि और पोजीशन आपस में बदली है, ये भी नहीं कहीं और से बदली है, चिंटू और मिंटू की पोजीशन आपस में बदली है। यानी कि किसी भी चीज या सब्सटेंस जब कोई आपस में अदला बदली कर देता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अब उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर हमारे पास यहां पर डिस्प्लेस क्या हो रहा है, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर हमारे पास Br जो है डिस्प्लेस हो रहा है बाय Cl। कैसे, पहले हमारे पास था Cl2 प्लस 2NaBr, ठीक है। अब जब ये रिएक्ट हुआ आपस में तब क्या हुआ कि जो हमारे पास 2Na था वो तो सेम रहा, लेकिन डिस्प्लेस हो गया किसके साथ, Br को छोड़ करके वो चले गया Cl के पास, ठीक है। अब जो Br था वो चले गया Cl की पद्धति में, यानी कि Br2 पे, Br2 पे। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, कुछ भी नहीं भाई, तुम्हारे को चिंटू मिंटू से समझ नहीं आया क्या, चिंटू मिंटू से समझ नहीं आया तो भाई साइंस की लैंग्वेज से कैसे समझ आ जाएगा। पर फिर भी तुम्हारे को बता देता हूं कि मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है AB, ठीक है, एक सब्सटेंस है AB, उसको हमने रिएक्ट किया C के साथ, उसको रिएक्ट किया C के साथ। अब देखो हमारे पास मेनली क्या है AB+C, ठीक है। अब जब उसको रिएक्ट किया तब क्या हुआ कि जो A है वो अकेला रह गया, लेकिन B जो है वो C के साथ चले गया यहां पर, यानी कि जो C है वो दगाबाजी कर गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि कोई दो सब्सटेंस जिसके एटम आपस में अदला बदली कर दे,
जिसके एटम आपस में अदला बदली कर दे, उसे बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ हमारे पास एक और होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो पीछे अगर तुम देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो पहले सिर्फ ए के पास बी था, यानी ए जो है ए रिलेशनशिप में था, ए के पास गर्लफ्रेंड थी, लेकिन सी सिंगल था यार, सी सिंगल था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ए का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, ए का ब्रेकअप हो गया और सी जो है बी के पास आ गई। ठीक है, सी जो है बी के पास आ गई, पहले सी सिंगल था। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में भी सब कुछ सेम है, डिस्प्लेसमेंट आपस में इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ए के पास भी गर्लफ्रेंड है और सी के पास भी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, इसमें से दोनों ही रिलेशनशिप में है, लेकिन दोनों के साथ क्या हो जाता है, दोनों के साथ ऐसा होता है कि दगाबाजी हो जाती है और दोनों की गर्लफ्रेंड्स उनको छोड़ के चली जाती है। यानी कि ए की जो गर्लफ्रेंड बी थी वो छोड़ के चली गई और सी की जो गर्लफ्रेंड डी थी वो छोड़ के चली गई। ठीक है, अब जब ऐसा हुआ तब क्या हुआ, आगे डिस्प्लेस हो गया, यानी कि जो ए की पहले गर्लफ्रेंड थी वो अब सी की बन चुकी है और जो पहले सी की गर्लफ्रेंड थी वो अब ए की बन चुकी है। यानी कि डिस्प्लेस तो हुआ ना, आपस में ही हुआ, ए बी ने आपस में डिस्प्लेस किया। पिछले वाले में हमारे पास सिर्फ ए के पास, हमारे पास क्या था, सिर्फ ए के पास जो है एक्स्ट्रा सब्सटेंस था, लेकिन यहां पर दोनों के पास एक्स्ट्रा सब्सटेंस है और दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि बी ने ए, यानी कि इधर बी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया सी के साथ और इधर डी ने सी को डिस्प्लेस कर दिया ए के साथ, हो गई ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम हमने इधर समझाने के लिए लिखा है। अभी देखो मैं तुम्हारे को जस्ट समझा रहा हूं, मैं तुम्हारे को ये नहीं बोल सकता कि क्वेश्चन जो है तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा, मैं तुम्हारे को जस्ट समझा सकता हूं। अगर तुम खुद पढ़ोगे तो भाई तुम्हारे को क्लास +1 और +2 यानी कि क्लास 11th और 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी सेल्फ स्टडी करते हुए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपने पास यार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। भाई साहब, अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। किसको समझते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन असलियत में होता क्या है। अब देखो अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो ऑक्सीजन तुम्हारे को पता है पीरियोडिक टेबल पे एक चीज होती है ऑक्सीजन के नाम से, और एक और ऐसी गैस है जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यानी तुम्हारे को पता है ऑक्सीजन ओ। एक और चीज तुम्हारे को पता होगी, हाइड्रोजन। पता होगी यार, हाइड्रोजन काहे नहीं पता होगी, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो ऐसी चीजें हैं जो हर एक बच्चे को पता है। ठीक है, अब ये दो जो है, ये जो दो पंडित आदमी है, ये कैसे आदमी है, ये ऐसे आदमी है किसी की संगत में चले जाए तो उसकी संगत बदल देते हैं और किसी की संगत से निकल जाए तो उसकी संगत बिगाड़ देते हैं। यानी कि देखो हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन हमारे पास कुछ भी दिया गया है, मान लो मेरे पास एक कार्बन दिया गया है, अगर मैं कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करूं तो मेरे पास कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी। वहीं अगर मैं कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव कर दूं, ऑक्सीजन रिमूव कर दूं, यानी कि कार्बन से ऑक्सीजन मैंने रिमूव कर दी, यानी कि कार्बन CO थी, ठीक है, कार्बन CO था, ठीक है, उसको क्या किया मैंने, C+O को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, O को मैंने रिमूव कर दिया, इसको लिख देता हूं रिमूव, O को मैंने रिमूव कर दिया, यानी कि C की क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है, सेम अगर मैं ये लिखूं कि कार्बन में मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, कार्बन में मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है, यानी कि CH बन गया। और कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दे रहा हूं, कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दे रहा हूं, रिमूव कर दे रहा हूं, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के ये समझो कि बोला क्या गया। ठीक है, अब देखो अगर बोला क्या गया तुम्हारे को समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस की हमने ऑक्सीडेशन करनी है तो उसमें या तो हम ऑक्सीजन को, सब्सटेंस की जब ऑक्सीडेशन करनी है तो हम उस सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे या तो हम उधर से हाइड्रोजन को निकाल देंगे। ठीक है, और वही उल्टी चीज किस चीज के लिए, सब्सटेंस की रिडक्शन के लिए।
ठीक है। अब रिडक्शन में क्या होता है, या तो हम सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं या तो हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। सिंपल। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या हुई, या तो ऑक्सीजन को ऐड कर दो, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। रिडक्शन क्या हुई, या तो हाइड्रोजन को ऐड कर दो या तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। सिंपल। ठीक है। छोटी सी बात है। देखो मैं तुम्हारे को जस्ट समझा रहा हूं अभी कि क्या चीज किस प्रकार से की गई है। ठीक है। जब तक तुम्हारे को बेसिक समझ नहीं होगा तो तुम भाई इंटरमीडिएट तक कैसे जाओगे। ठीक है। बेसिक समझ नहीं होगा तो एडवांस तो दूर की बात, तुम इंटरमीडिएट तक कैसे जाओगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यही है, मेनली यही है। और एक और चीज जो नोट करने वाली बात है कि अगर तुमने सेल देखे होंगे ना, जो तुम्हारे रिमोट में डलते हैं, जो तुम्हारे घड़ी में डलते हैं, जो तुम्हारी गाड़ी में होते हैं ना, सेल, बैटरी, मतलब सेल को जोड़ जोड़ के जो चीज बनती है उसे बैटरी बोलते हैं। ठीक है। उसमें लगातार स्पॉन्टेनियसली, और यार मतलब तुम्हारे भाई की प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है, यानी कि लगातार उसमें क्या हो रहा होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही होती है। ठीक है। यानी कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक प्रॉपर्टी ये पता चल गई, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होती ना, तो आज जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिस मोबाइल पे तुम इस वीडियो को देख रहे हो, जिस लैपटॉप पे तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बैटरी ही नहीं होती। ठीक है। इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन इजी चीज है। ठीक है, समझ गए? ओके। पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट अपने पास है कोरोजन। कोरोजन मैन, मैन यू नो व्हाट इज कोरोजन? अब देखो कोरोजन क्या होता है ना, कोरोजन जो है तुम्हारा होता है जंग। ठीक है। तो इसको इतना ज्यादा समझेंगे, वो समझेंगे नेक्स्ट या नेक्स्ट चैप्टर में, शायद थर्ड चैप्टर में। ठीक है। अब कोरोजन होता क्या है? कोरोजन होता है कि मान लो हमारे पास कुछ मेटल है, मान लो ये रॉड है। ठीक है। ये हमारे पास मेटल रॉड है, ये कुछ इस प्रकार की हमारे पास मेटल रॉड है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने इस पे वाटर गिराया। ठीक है। वाटर की बूंदे, ठीक है, बूंदे गिराई, बूंदे गिराई। ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें रिएक्शन हुआ। अब अगर तुम ध्यान दोगे तो जब तुम्हारे घर में कोई कील आती है, कोई कील आती है, तो जब वो आती है, वो उस दौरान तो भाई वो सिल्वर सिल्वर सी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ब्राउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोरोजन हो गया। यानी कि जो किसी भी कील की जंग होती है उसको क्या बोला जाता है? कोरोजन। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी मेटल के डिग्रेड या डिटोरेशन, डिग्रेडेशन या डिटोरेशन, यानी किसी भी मेटल के गलने या सड़ने को हम क्या बोल सकते हैं? कोरोजन। किसी भी मेटल के। अब हमने कोरोजन तो समझा, लेकिन ये था मेटल के लिए कि कोई मेटल अगर गल रहा है, सड़ रहा है, खराब हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? कोरोजन। ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? कोरोजन। सेम चीज अगर खाने पीने वाली सामान के साथ होगी तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे रेंसिडिटी। सेम चीज। अगर तुम देखो, अगर तुम एक सेब लो, कौन सी क्लास में, फिफ्थ सिक्स में हमारे को एक पोएम पढ़ाते हैं, कौन सी वाली? बैड कंपनी गुड कंपनी वाली। तो उसमें एक सड़ा हुआ सेब रखा था, उस सेब ने सारी पेटी के सेब खराब कर दिए। तो उसमें क्या हुआ था? वो जो सेब था उसमें हो गई थी रेंसिडिटी। सिंपल। यानी कि सेब या कोई भी खाने पीने वाली चीज जब खराब होने लग जाती है, उसमें सीलन आ रही होती है, यानी कि उसमें क्या हो रही है? रेंसिडिटी हो रही है। वो चीज रेंसिडिटी के और भाग रहा है। अब देखो, अगर तुम छोटी सी बात समझो, तो मैंने अभी तुम्हारे को एक चीज पढ़ाई, वो क्या पढ़ाई? तुम्हारे को पढ़ाया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये देखो ध्यान से। तो अगर मैंने तुम्हारे को भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ाया, तो एक और चीज तुम्हारे पास ये बता दूं कि ये जो ये है, ये भी ड्यू टू रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। अब देखो, जहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ काम कर रहे होते हैं, उस चीज को बोला जाता है रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। जहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही होती है उसे बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। सेम यहां पर हो रहा था, यहां पर भी ऑक्सीडेशन एंड ड्यू टू रिडक्शन जो है हमारा फल फ्रूट खाना पीना, तेल, बटर, मक्खन, घी खराब होता है। क्यों? ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं। वैसे देखो, अभी जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर तो हमारा यहां पर ही खत्म हो चुका है, लेकिन
मैं हूं ना साथ में, तो तुम्हारे को क्वेश्चंस भी कराऊं क्या? कराऊं क्या? कराऊं दूं? तो देखो, मैं तुम्हारे को क्वेश्चंस नहीं करा रहा, मैं तुम्हारे को जस्ट क्वेश्चंस की एक स्लाइड दे दे रहा हूं कि देख लो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अगर तुम्हारे को किसी क्वेश्चन में छोटा मोटा डाउट होता है ना मेरे भाई, तो भाई तुम कमेंट सेक्शन है ना, उधर छोड़ दो भाई, तुम्हारा भाई कंप्लीट करेगा उस डाउट को। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे को जस्ट समझाना चाहता हूं कि हम हमारे पास साइंस में है क्या। रटना तो तुम खुद भी कर लेते हो। ठीक है? तो रटने का काम तो देखो तुम्हारा खुद का है ही है। मैं तुम्हारे को जस्ट समझा सकता हूँ कि हमारे पास जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का हमारे पास रियल लाइफ में क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ ये वर्ड्स हमारे रियल लाइफ में काम आते हैं। तो इसी के साथ हम क्या दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारे को, क्या दे रहा हूँ भाई, तुम्हारे को दे रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स का स्लाइड। यार तुम क्वेश्चन आंसर्स को एंजॉय करो। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका आंसर, ठीक है, पहली स्लाइड। सेकंड स्लाइड हमारे पास ये आ गई, ठीक है, ओके। थर्ड स्लाइड अपने पास क्या है? देखो, अगर तुमने, मैं इतना बोल दूं ना, अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से एक किताब के साथ बैठ करके पढ़ा होगा ना, देखा होगा, तो तुम्हारे को सब कुछ समझ आ रहा होगा, आ भी गया होगा। ठीक है? तो तुम्हारे को कोई भी चीज करते वक्त कोई दिक्कत नहीं बैठ रही होगी। ठीक है? कोई भी चीज तुम्हारे को करते वक्त कोई दिक्कत बैठ ही नहीं रही होगी। ठीक है? स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। इसी के साथ एक और चीज ये बोलना बोलना चाहता था मैं कि इस चैनल पे आने वाला है एक और नया तहलका सीरीज, यानी कि इस चैनल पे तुम्हारे को एक शॉर्ट वीडियो में या एक शॉर्ट में तुम्हारे को वो चीजें बता दी जाएगी जो जो चीजें तुम्हारे को ना किसी स्कूल में बताई जाती है, ना किसी इंस्टीट्यूट में बताई जाती है। ठीक है? तो अभी तुम क्वेश्चन आंसर्स का आनंद लो। अगर तुम चाहते हो कि ये आंसर्स तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो भाई यार पॉज करके स्क्रीनशॉट काहे नहीं लेते हो भैया? ठीक है? और इसी के साथ शायद अपना चैप्टर भी होने वाला है खत्म। हाँ, तो देखो, ये था अपने पास लास्ट क्वेश्चन। देखो, मैंने तुम्हारे को क्वेश्चन आंसर्स की स्लाइड इसलिए प्रोवाइड की क्योंकि बहुत से बच्चे यूट्यूब पे वीडियो इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। ठीक है? साइंस की वीडियो के साथ साथ इस चैनल पर एक और चीज आने वाली है। साइंस की वीडियो खत्म होते ही इस चैनल पर क्लास 10th इंग्लिश की वीडियो शुरू हो जाएगी। अब देखो, सिंपल अगर मैं बात बोलूं, अगर तुम इस चैनल पे हो, नए हो, पुराने हो, कोई बात नहीं भाई, तुम कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना है तो कर दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है? और एट लास्ट एक छोटी सी बात ये बोलूंगा कि देखो यार, अगर तुम इस चैनल पे कोई भी वीडियो देख रहे हो तो अपने हाथ में मोबाइल और अपनी टांगों के बीच किताब और एक हाथ में पेन ले करके जरूर से इस वीडियो को देखो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम उस प्रकार से इस वीडियो को नहीं देखोगे, तुम्हारे पास कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी हमेशा एक किताब और एक कलम के जरिए की जाती है। ठीक है? इसी के साथ अपना चैप्टर हो चुका है खत्म। चैप्टर में मैंने जस्ट तुम्हारे को जो है मेन टॉपिक्स जो है समझाए हैं। क्यों? क्योंकि डिटेल में उतना मैं नहीं जाऊंगा, ना मैं उतना डिटेल में तुम्हारे को समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि उतना डिटेल में समझाने आ गया ना, तो भाई तुम्हारी +2 तक की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है? इसलिए मैं तुम्हारे को जस्ट 10th लाइक केमिस्ट्री समझा रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चंस जो है तुमने खुद खुद ब खुद क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। क्या लिख दो? जय माता दी। कमेंट्स में लिख दो भाई, जय माता दी।